नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। मुद्दे की बात में आज बात युवाओं की, जो जब भी अपने लिए आवाज उठाते हैं अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाती है। वो युवा जो कल का भविष्य है, वो युवा जिनके सहारे चुनावी पार्टियां दाव चलती हैं। लेकिन आज की तारीख में युवा की सोच क्या है? जब हम बात करते हैं युवाओं की तो हम बात करते हैं रोजगार की। जब भी चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं युवाओं पे ही चुनाव लड़ा जाता है और आज का यही मुद्दा हमारे लिए। चुनाव के पार्टियां जो है, जिस तरीके से पार्टियां चुनाव में युवाओं को लेकर सबसे ज्यादा उतरती हैं और ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव है और युवाओं का बोलबाला है। और आज का मुद्दा युवाओं के साथ, आप देख सकते हैं हमारे साथ कई युवा जो है जो यहाँ पर मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज की तारीख में युवाओं का बोलबाला है तो युवाओं की सोच क्या है। सबसे पहले हम सवाल ले लेते हैं सीताराम जी से, जो कि वीरता नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं। और सबसे पहले सवाल यह है कि जब भी चुनाव आता है तो युवाओं का बोलबाला होता है। चुनाव के में जब पार्टियां आती हैं तो युवाओं के सहारे ही दाव चलती हैं। लेकिन जब भी हम रोजगार की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आज हमारा देश पीछे है। देखिए, ये चुनाव सरकार के लिए बेहद अहम है, क्योंकि एक जो कोरोना की महामारी के बाद ये पहला चुनाव देश के लिए है और बिहार के सामने कई युवा चेहरे हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव हो, चाहे प्रिया हो, चाहे अनेक जो अलग अलग पार्टियों से अपने खड़े हों। लेकिन अहम मुद्दा जो बना है आज के टाइम वो ये है कि जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बीच कई रोजगार छीने गए। अलग अलग राज्यों से बिहार की जो जनता थी वो वापस राज्य में गई। अब जो सरकार के सामने सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि कौन सी पार्टी उनको रोजगार दे पाएगी। क्योंकि एक जो राज्य की जनता है वो एक तरीके से बढ़ गई। उनको राशन से लेके, उनको रहने की व्यवस्था से लेके, उनको आने जाने की व्यवस्था से लेके, चाहे नौकरी से लेके कोई भी अगर मुद्दा लिया जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा है वो रोजगार है। और मुझे नहीं लगता कि रोजगार का मुद्दा इतना छोटा है कि आराम से इस चीज़ को कोई सरकार निपटा पाएगी। युवा की सोच क्या है आज की तारीख में? युवाओं के लिए सबसे अहम यही है कि अगर मैं कोई एक छात्र हूँ तो मेरे लिए आने जाने के लिए सुविधाएं हों, सही संसाधन हो, शिक्षा अच्छी हो, पढ़ाई लिखाई, हमारे सामने जो अध्यापक हो वो अच्छा, शिक्षा का स्तर अच्छा हो। जब हम किसी शिक्षा से बाहर आते हैं तो हमारे लिए रोजगार हो। हमारे लिए अलग अलग जगह जब हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं हमें एक फ़र्क ना मिले कि हाँ हम एक गांव से आए हैं या शहर है या मेट्रो सिटीज़ है, उनमें कोई डिफरेंट ना नज़र आए, तभी एक उजागर होकर एक राज्य ऊपर आएगा। नहीं, रोजगार और शिक्षा जो है वो चुनाव में और युवाओं में अहम भूमिका निभाता है। हम आपको एक छोटे युवा से भी मिला देते हैं जो अभी 10th स्टैंडर्ड में है। आप अपना नाम सबसे पहले बताएं। मैं नेम चंदन कुमार, स्टैंडर्ड 11th। चंदन कुमार नाम है। ये सबसे छोटे जो युवा है हमारे साथ आज इस डिबेट में मौजूद हैं और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल की बात करें तो काफ़ी अच्छा ये बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए जानना चाहती हूँ, आप उभरते हुए युवा हैं तो युवा की सोच क्या है जो उभर रहा है? युवा के यही सोच है कि से जो रोजगार बोलता है हम देंगे, आरजेडी वाला बोल रहा है 10 लाख देंगे, वो बोल रहे हैं 10 लाख है। बीजेपी वाला आ गया ये बोल रहा है 19 लाख दे नहीं पाता है। वहाँ बिहार में अस्पताल अच्छी नहीं, वहाँ पे हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे अच्छे जहाँ देखते हैं वहाँ पे मरीज लेटा हुआ है। और यहाँ पे भी देखते हैं कि जब स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे टीचर कुछ और करता है और कि क्या बोलता है, पढ़ाता नहीं, बोलता है बच्चे लोग पढ़ो, और ये क्या बोलता है होमवर्क दे देते हैं, बोलते हैं कि से कुछ लिखो और वो अपना काम करते रहते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि चुनाव में, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पॉलिटिकल व्यूज से काफ़ी ज़्यादा वो है, तो चुनाव में जब भी चुनाव आता है तो बात होती है शिक्षा की। आप उभरते हुए हैं तो क्या लगता है शिक्षा का दर देश में कैसा है? जी, बिहार में बिल्कुल शिक्षा का कोई स्तर ही नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वो बोलते हैं शिक्षा के बारे में तो वहाँ के बच्चा है, बिहार के लोग तो वो बोलते हैं यहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ पे अच्छा स्कूल नहीं है, वहाँ पे कॉलेज अच्छा नहीं, वहाँ पे यूनिवर्सिटी अच्छा नहीं है, वहाँ पे मेडिकल इंस्टीट्यूट नहीं है, वो वहाँ पे पढ़ाई नहीं करते। चुनाव आता है तब बोलते हैं नेता। जी बिल्कुल जी, सब यही बात बोलता है, यहाँ पे ये है वो है, दिस दैट फलना चला, कुछ भी नहीं है बिहार में। वो कहीं चला जाता है, कोटा पढ़ने चला जाता है, कोई दिल्ली आ जाता है, कोई कहीं चला जाता है। बिहार में कोई आती शिक्षा का महत्व नहीं है। अच्छा, बिहार में कोई शिक्षा, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ई बार बिहार में कौन बा सबसे आगे? बिहार में तो ई बार तो ये तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव है। काहे?
इसलिए कि वो अच्छा बात करते हैं, बोलते ही अच्छा, वो अपने पापा की तरह नहीं दिखते हैं और पापा की तरह वो अच्छा से काम करते हैं। वो बोलते हैं 10 लाख नौकरी देंगे तो वो कहीं पर तो कहीं वो बोले 4 लाख मेडिकल में देंगे और यूनिवर्सिटी बनवाएंगे। ये नीतीश कुमार भी कुछ भी नहीं करते हो, जहाँ देखो तहाँ बोलते हैं रोड देना कोई आती थोड़ी ना है, रोजगार थोड़ी ना है रोड देना और अच्छी बिजली देना, ये कोई रोजगार थोड़ी ना है। वो ना ये नीतीश कुमार बोलते हैं कि यहाँ पे उद्योग लगाना, यहाँ पे आती समुद्र किनारे लगता है तो वहाँ पे समुद्र नहीं था, इसका मतलब नहीं पंजाब हरियाणा में कौन सा समुद्र है, कौन सा क्या है वहाँ पे लगा हुआ है, तो बिहार में क्यों नहीं लगेगा। आप जब चुनाव देने जाएंगे, जब आप चुनाव देने के एज में आएंगे और वोट देने जाएंगे, तो क्या लगता है कौन से मुद्दे को लेकर आप वोट देने जाएंगे? शिक्षा के बारे में और बेरोजगारी के बारे में, किसान के बारे में। यहाँ पे प्याज अभी हो गया था किलो 150 रुपये किलो और टमाटर बिक रहा था 2 रुपये 3 रुपये किलो। ये लोग तो कोई नेता लोग तो दिखाई देता ही नहीं है। जब आप चुनाव में वोट देने जाएंगे तो कौन से मुद्दे को लेकर जाएंगे? बेरोजगारी के लेके जाएंगे, सिंचाई के लेके जाएंगे, मेडिकल के लिए जाएंगे और वहाँ पे जाते हैं तो कोई कुछ भी करता नहीं है। वहाँ पे डॉक्टर को बोलता है ये करने के लिए, वो वहाँ पे कोई कुछ नहीं। कानून व्यवस्था है तो कानून व्यवस्था भी कोई अच्छा नहीं है। वहाँ पे जिधर जाओ, गांव से निकलो बोलता है हेलमेट निकालो, हेलमेट पहने हुए रहते हैं तो बोलता है जूता नहीं पहना। गाँव से सब्जी लाने जाते हैं बाजार में तो वहाँ पर भी बोलता है ये हेलमेट क्यों नहीं लगाया, ये इतना दूर आएगा तो हेलमेट लगाएगा, चालान काट देता है 2000-2500 रुपया लाओ, नहीं तो चलो आती में थाना में अथी लगाओ गाड़ी। तो ये मुद्दे लेकर आप जाएंगे वोट देने। मेरे साथ कुछ बिहारी जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं, जो युवा हैं, जो अपना राज्य छोड़ के आए हैं दूसरे राज्य में पढ़ाई करने या जॉब करने। क्यों ऐसा होता है कि जब हम बात करते हैं बिहार की तो बिहार से निकलते, बिहार से IAS IPS निकलते हैं, लेकिन ऐसे में राज्य की बात करें तो वो छोड़ के लोग नौकरी करने जाते हैं, वो छोड़ के लोग शिक्षा करने जाते हैं। ऐसे में क्या लगता है बिहार में शिक्षा दर कम है, गति कम है, रोजगार की गति कम है। 15 साल से नीतीश कुमार है और हर बार यही मुद्दा आता है रोजगार का, क्या कहें? कहीं ना कहीं शिक्षा और रोजगार दोनों आपस में बहुत मिले जुले हैं। मैं इन सब की बातों से सहमत हूँ कि लास्ट 15 साल से नीतीश कुमार जी हैं और शायद शुरू में इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बड़े बड़े वादे किए थे। पर वहाँ के अगर हम सबसे पहले प्राइमरी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ शिक्षा का स्तर बिल्कुल ही न्यूनतम है, न स्कूल की मेंटेनेंस है, टीचर आते नहीं हैं। और जो ग्रामीण क्षेत्र में उनके जॉब मतलब पैसों के अभाव के कारण वो अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ घर के काम में भी उपयोग लेते हैं। और विशेषकर मैं बात करना चाहूँगा महिला वर्ग के बारे में, जो हमारी वहाँ की बच्चियाँ हैं, उनका ये होता है कि उन्होंने स्कूल ज्वाइन किया, शिक्षा नहीं मिल पाई, फिर थोड़े दिनों बाद उन्हें स्कूल से वापस लेके काफ़ी कम उम्र में शादी कर दी जाती है। तो इसका मेन ये है कि सबसे पहली बात हमारे पास व्हीकल और मतलब बसेस वगैरह प्रॉपर अवेलेबल नहीं है जिससे बच्चे गांव से अच्छी शिक्षा ले पाएँ, कॉलेज तक जा पाएँ या गांव से कोई कुछ अवेलेबल नहीं है व्हीकल। मतलब अवेलेबल है बट आपको बस से रोजाना का 2-3 घंटे का सफ़र कर पाना। और फिर जब हम दिल्ली आते हैं, दिल्ली में मेन क्या है कि IAS IPS को अगर हम लेते हैं तो वो क्लियर करने वाले की संख्या बहुत कम है। बट हमारे हर साल जो विद्यार्थी 10वीं 12वीं कर रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में है। बिहार में यूनिवर्सिटी नहीं है, बच्चे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आते हैं, यहाँ पढ़ाई करके उनके पास 15 से 18 हज़ार की जॉब उन्हें ईजिली मिल जाती है। बट यहीं हम गांव में जाते हैं तो उन्हें आज के डेट में 300 रुपये की दहाड़ी नहीं मिल पाती। अगर जब तक गांव के अब किसान, इन्होंने किसान का मुद्दा उठाया, आज के डेट में हर एक किसान की घर की ये हालत है कि अगर उनके घर से उनका एक कोई बच्चा परदेश जाके ना कमाए तो वो अपनी एक बार का बिहन और खाद के पैसे नहीं जुटा पाते। तो आज हमारे वहाँ किसान की हालत बिल्कुल बेकार है। शिक्षा का बिल्कुल ही महत्व नहीं है, चाहे हाई स्कूल हो चाहे मिडिल स्कूल ले लें, यूनिवर्सिटीज ऐसी कोई खास है नहीं। इससे ऊपर अगर हम आ जाते हैं चिकित्सा पे, आज भी वहाँ पे जैसे कहने को सरकारी दावों के हिसाब से वहाँ बड़े बड़े मतलब चिकित्सालय, अभी लास्टली मैं बिलोंग करता हूँ अपने वहाँ बिहार से, वहाँ पे चिकित्सालय बना दिया गया, ठीक है। आज भी वहाँ पे लोग जाके सो रहे हैं, भैंसें बांधी जा रही हैं, क्यों? प्रॉपर वहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो वो बीमार से बाद में मरता है, समय पे चिकित्सा न मिल पाने के कारण। और सड़कें ऐसी हैं कि एक मरीज को आप लेके जाओगे तो जो मरीज की फिर भी 10 घंटे लाइफ है वो 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा।
तो वहाँ पे सरकार को बिल्कुल रोड बिल्कुल ज़रूरी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी किसी भी राज्य का विकास नहीं हो सकता। आप बिहार के रहने वाले हैं, कितने साल से आप दिल्ली में रह रहे हैं? लास्ट मैं 15-16 साल से दिल्ली में हूँ। मैंने अपनी शिक्षा वगैरह सब कुछ यहाँ से की है, बट आज भी मैं वहाँ पे अपने खेत वगैरह देखने जाता हूँ। और जो मैंने वहाँ पे ये सारी क्या बदलाव दिखा है 15 साल पहले, क्योंकि 15 साल नीतीश कुमार की सरकार वहाँ रही है, क्या बदलाव दिखा है आपको जब आप छोटे थे या जब आप अब रोज वापस जब जाते हैं आप बिहार, तो क्या बदलाव दिखा है? अगर हम चुनावी ढकोसले की बात करें तो वो सारी पार्टियां हमेशा करती है, बट अगर हम ज़मीनी स्तर पे जाएं तो वहाँ बिल्कुल भी कोई विकास नहीं है। बिहार को अगर हम झारखंड से भी कंपेयर करते हैं, झारखंड में फिर भी शिक्षा का स्तर, रोड और ये चीज़ें अच्छी है। अभी लास्ट कुछ उससे मैंने विजिट नहीं किया हुआ है वहाँ, बट बिहार की हालत बद से बदतर इसलिए होती जा रही है कि जब भी हम कहते हैं ना कि किसी राज्य का विकास हो, उसका सबसे बेसिक शिक्षा से जुड़ता है। और वहाँ के बच्चों को जब तक हम प्रॉपर अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, कोई भी राज्य अगर साल भर के अंदर 100 आईपीएस निकाल दे, उस राज्य का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी आईपीएस निकलता है मैक्सिमम वो मेट्रो सिटी में रहना पसंद करते हैं, उनके लिए सारी फैसिलिटीज होती है। बट हमें मेन एक उस मध्यम वर्ग की बात करनी है जो 12वीं करने के बाद फिर या तो अपने पापा के साथ थोड़े दिन करता है और फिर खटने के लिए प्रदेश आता है। उसकी लाइफ ऐसी आती है कि गए, रेंट पे रहा, पैसे कमाए, साल 6 महीने में थोड़े दिन में गांव गए, गांव पैसे भेजना। उसकी ज़िंदगी ना दिल्ली की, ना ऐसे मेट्रो सिटी की और ना गांव की, वो इसी बीच में पिस के अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल पाता है। तो कोई भी सरकार आए, बस हमारा ये मुद्दा है कि वो ज़मीनी स्तर पे कार्य करे, ना कि सिर्फ चुनाव के टाइम में बरसाती मेढक बन के आके कि हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे। हालांकि चिराग पासवान जी के एक फैसले से मैं अभी लास्टली उन्होंने यूथ के लिए एक यूथ विंग बनाने की मांग रखी थी, तो वो यूथ हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे सोच के साथ रिलेट कर पा रहे हैं। बट अभी उनका भी मेरे को अब जो हालात चल रहे हैं, हालांकि लोग इस बार उनको रामविलास पासवान जी के बहुत दुखद जो हुआ, इसका थोड़ा सा फ़ायदा, कहीं असर, इमोशनल असर दिख रहा है। इसका इमोशनल असर, इमोशनल बेनिफिट उसे मिलेंगे, बट कहीं ना कहीं वो इंडिपेंडेंट होकर लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कि वो आगे जाके किसके साथ जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, क्यों एक युवा अपना राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाता है जब बात होती है फैसिलिटी की, सुविधाओं की? देखिए, जब बात हमारे घर की आती है, हमारे घर में जो हमारे माँ बाप रहते हैं, अगर एक गांव की बात करें, एक खेती करते हैं, खेती की दिहाड़ी आप मान लीजिए, अगर कोई हमारे बुजुर्ग हैं वो किसी खेतों में काम कर रहे हैं तो उनको दिहाड़ी कितनी मिलती है? ज़्यादा 100 रुपये, 150 रुपये, मैक्सिमम 200 रुपये। लेकिन वक्त ऐसा आता है कि हमारे पास वो एक जो आत्महत्याओं की जो पीछे कुछ सालों में लिस्ट बढ़ी है, तो उसमें एक मजबूर हो जाता है कि हाँ, हमारा बच्चा यहाँ पर आसपास हमारे पास रोज़गार नहीं है। अगर आप किसी गांव देहात में देखें तो क्या रोज़गार है? कोई रोज़गार नहीं है। ज़्यादा आप एक टीचर बन सकते हैं किसी स्कूल में, इससे बड़ा कोई रोज़गार नहीं है वहाँ पर। इसलिए हमारा एक ज़रूरी है कि एक युवा को गांव से निकल के शहर में आना, अपने माँ बाप के लिए ज़्यादा अगर वो 10,000 भी अगर घर पे भेजता है तो वो भी एक गांव के हिसाब से उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक उनके घरेलू खर्चे, खेती बाड़ी, वो उसमें जो सेविंग होती है वो कर पाते हैं। और एक शहर में आने के बाद एक हमारा रहना सहना भी हमारा बदल जाता है पूरा। क्योंकि हम, अगर मैं बात करूँ, एक मैं अभी विजिट करा था मैंने मध्य प्रदेश में, तो वहाँ एक युवा है जो हमारे साथ पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, वो आज 3,000 महीने पे एक जेसीबी पे काम कर रहा है। 3,000 मुझे नहीं लगता कोई इतना बड़ा अमाउंट है। या आज हमारी सरकार कहती है, कई हमारे कानून बनाए गए हैं कि आप एक पढ़े लिखे छात्र को आप 15,000 से कम सैलरी नहीं दे सकते, पर वहाँ आप गांव देहात में जाएंगे तो वो 3,000 भी उनके लिए बहुत ही बड़ा अमाउंट है। अभी बिहार से हैं? हाँ जी। बिहार से कहाँ से हैं आप? मैं मधुबनी से हूँ। मधुबनी से हैं आप। बिहार मतलब कब से आप राज्य छोड़ के आए? करीब हो गए 6 साल। बिहार में रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा। करीब 6 साल पहले हम आए थे। हम तो खुद डिफेंस से रिलेटिव, मतलब कुछ, मैं आर्मी में खुद ही भर्ती देखता था काफ़ी साल। 1 साल पे तो आते हैं ना, बिहार पुलिस कुछ भी नहीं, जो भी हुआ है वो भी कैंसिल, सब नीतीश बाबू के राज में। इन्होंने कहा है कि बिहार में
ना सड़क सही से, जल नल की बात करें तो वो भी सही नहीं है। योजनाएं बहुत बनती हैं बिहार में, अगर चुनाव भी देखा जाए तो पार्टियां योजनाएं तो बहुत बनाती कि हम आएंगे तो हम ये देंगे, हम वो देंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। बात करते हैं किसान की और महिलाओं की सुरक्षा की, तो क्या स्थिति है वहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, वैसे चल रहे जैसे पहले था वैसे चल रहे, कुछ नहीं, बिल्कुल। महिलाओं की सुरक्षा की क्या स्थिति है वहाँ पे? क्या क्या देंगे महिला से? वहाँ तो कुछ इतना 7 लाख तो फोर्स वैकेंसी है, वो तो पूरा किए नहीं। 20,000 फोर्स निकालो, वो भी हम लोग 500-500 रुपया दिए हैं, फॉर्म भरे हैं, वो भी खा गए बिहार पुलिस। अभी तक उसका पीटी का हम लोग के 2 साल होने वाला, कुछ नहीं हो। 2018 की वैकेंसी है, 2020 हो गया, क्या किए? 10 बार तो इसका एग्ज़ाम कैंसिल होता है, किसको वोट दें? कहीं ना कहीं युवाओं के साथ महिलाओं की सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें। हमारे साथ कुछ लड़कियां भी मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे। आप एक लड़की हो, आप जब घर से बाहर निकलते हो तो क्या लगता है कि आप सुरक्षित महसूस करते हो, खुद को सेफ महसूस करते हो? आप मुंबई से हो, जहाँ तक आप मुंबई से हो, क्या लगता है आप जब घर से बाहर निकलते हो तो लगता है कि मैं सुरक्षित हूँ, क्या लगता है कि मैं अनसेफ हूँ? मुझे लगता है कि मैं सेफ़ हूँ, बिकॉज़ काफ़ी मतलब महिलाओं के लिए देखा जाए, मुंबई की बात करूँ तो मुंबई में हम लोग अगर ट्रेन से ट्रैवल भी करते हैं, क्योंकि लोकल बहुत वहाँ का चलता है, तो वहाँ के लिए महिलाओं के लिए वहाँ पे ट्रेन में पुलिस होती है, कांस्टेबल्स होती है, रात के लिए भी, दिन के लिए भी। और एक ऐप है हमारे पास, एम इंडिकेटर, जिसमें हम लोगों को एक नंबर दिया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग अगर कहीं पे कुछ भी मुसीबत में होते हैं, देन हम लोग वो नंबर पे अगर कांटेक्ट करें तो हम काफ़ी कुछ। तो आपकी नज़र में महिला सुरक्षित हैं? हाँ, बट कुछ कुछ नहीं भी है, सुरक्षित भी है और नहीं भी है। जब मोदी सरकार की बात करते हैं तो जब मोदी सरकार 2014 में आई थी तो कहा था कि बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। तो क्या लगता है कि महिला सुरक्षित हैं मोदी सरकार में? हाँ बिल्कुल है, थोड़े बहुत सेफ़ है, कुछ थोड़े बहुत सेफ़ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कुछ पर्सन जो होते हैं ना, कुछ जो पर्सन होते हैं वो एक्चुअली ना महिलाओं को ना हवस की नज़र से देखते हैं, और कुछ होते हैं जो अपने भाई बहन लाइक जो मम्मी पापा होते हैं उनके थ्रू मतलब देखते हैं। तो दिल्ली के अंदर तो कुछ है बंदे जो सेफ़ है और कुछ सेफ़ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आजकल के जो लोग हैं ना, उनके अंदर ये चीज़ है कि मतलब हम जो मतलब हमारे घर में जो माँ बहन बेटी है, मतलब वही है हमारे लिए सब कुछ है, सामने वाले बंदे के लिए मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब ठीक है। तो बस यही सीन। उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो आप बिहार से कहीं ताल्लुक़ है आपका? हाँ, मेरी मम्मी बिहार की है। बिहार की है, तो क्या लगता है कि बिहार में या उत्तर प्रदेश में महिला कितनी सुरक्षित है? उत्तर प्रदेश में और बिहार में तो महिला एक्चुअली सेफ़ हैं, बट उत्तर प्रदेश का मुझे इतना नहीं पता। इतना पता है कि हाँ वो थोड़े बहुत सेफ़ है, क्योंकि मेरी नीतीश कुमार की सरकार में से मतलब महिला थोड़ी सुरक्षित हैं? हाँ बिल्कुल है, उनकी नज़र में थोड़ा बहुत सेफ़ है, इतना नहीं है बट। इनका कहना है कि नीतीश कुमार की सरकार में महिला सुरक्षित है, और जब केंद्र में सरकार आई थी तो ये कहा भी गया था कि अब की मतलब बहुत हुआ नारी परिवार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन जब हाथरस कांड को देखते हैं हम तो ये सब बातें बस किताबी लगती हैं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हाथरस कांड और बाकी कांड से अलग था। दूसरी बात, महिला सुरक्षा एक ऐसा है जहाँ तक मुझे लगता है कि इस पे विपक्ष और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। क्योंकि अभी क्या होता है कि विपक्ष, हाँ ठीक है, जैसे अभी मुद्दा उठाया गया था एक, इस पे मैं भी आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है, अगर वहाँ कोई रेप होता है तो ये शायद एक बहुत बड़ा मुद्दा आ जाता है और सारी मीडिया सब कुछ पहुँच जाते हैं। बट वहीं उसके साथ अभी राजस्थान में 3 हो गए, कोई खोज खबर नहीं ले जाती। एक दलित अगर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रताड़ित होता है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, बट सेम अगर एक दलित उत्तराखंड में एक लड़की का अभी हुआ था बट उसकी कोई आवाज़ नहीं उठाई गई। तो मेनली महिला सुरक्षा सिर्फ तभी संभव है जब हमारी केंद्र की सरकार और विपक्ष इस मुद्दे पे सीरियस काम करे। दूसरी, सभी नागरिकों की भी ये जिम्मेदारी है कि हम में से हर किसी के घर में माँ बहन है। जब बिहार में सुरक्षित है महिला? बिहार में जहाँ तक हम महिलाओं की बात करेंगे तो बिहार में महिलाओं के सुरक्षित रहने का सिर्फ और सिर्फ ये कारण है कि वहाँ प्रॉपर लाइट की व्यवस्था नहीं हो जाती, तो शाम ढलने से पहले काफ़ी हद तक महिलाएं अपने घर में पहुँच जाती हैं। कहा जाता था कि पहले जो 9 बजे के बाद महिला निकल नहीं सकती थी बिहार में, क्या ये सच था? 9 तो निकलती हैं। 9 तो आप फिर भी बहुत दूर की बात कह रहे हो कि बिहार जैसे क्षेत्र में अगर हम जाएंगे तो शाम 7 बजे के बाद महिलाएं अपने, क्योंकि वहाँ पे जो घर बने होते हैं तो वो काफ़ी शाम में एक साथ खेत से आके इकट्ठे होते हैं, तो उनका दायरा ही सिर्फ वही होता है।
7-8 बजे के बाद वो महिलाएं बाहर निकलती ही नहीं है, ना तब निकलती थी ना अब निकलती हैं, क्योंकि न उन्हें बाहर निकलने का हम ऐसा कोई रीज़न दे पा रहे हैं, न अभी खैर गवर्नमेंट की इस कदम की मैं बहुत सराहना करूंगा कि उन्होंने घर घर शौचालय बनाया, जिसकी वजह से उनका सम्मान वह काफ़ी हद तक इस रीजन से भी सेफ हैं, क्योंकि सूने में ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं होने वाले कार्य हो जाते हैं। बट जब भी हम महिला की सिर्फ सुरक्षा की बात करेंगे तो महिलाओं का अभी बिहार में ऐसा कोई रोल ही नहीं है जहां उनके सुरक्षाओं पे बात उठे। और रही बात टीचिंग वगैरह की, वो आज भी काफ़ी हद तक वहाँ पे जो मेन सिटीज़ हैं तो वहाँ बस में या फिर ट्रेन में कहीं ना कहीं उन्हें सामना करना पड़ता है। बट कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अदर सिटी के हिसाब से बिहार को हम ओके कह सकते हैं कि महिला अगर वहाँ सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षित भी है। महिलाओं की हम बात करते हैं तो हम शिक्षा की बात करते हैं। महिलाओं को शिक्षित होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि आज महिला आगे बढ़ रही है, बहुत आगे बढ़ी। लेकिन राज्यों में देखें, गांव दराज में देखें तो आज भी कहीं ना कहीं महिलाओं को ये कहा जाता है तुम घर संभालो, तुमको शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा की ज़रूरत सबसे पहले अगर कही जाए बात तो महिला सुरक्षा के लिए शिक्षा का बेहद बड़ा रोल है। क्योंकि आज की महिला अगर आप देखें तो अगर शिक्षित है, अगर वो किसी को जवाब देना चाहते हैं तो वो मुंह पे जवाब देते हैं। अगर कोई गांव देहात में कोई उनको कोई भी कमेंट करता है, कोई बात कहता है, तो अगर एक शिक्षित लड़की है, महिला है, तो उनको जवाब दे सकते हैं। लेकिन आप कहीं एक शिक्षित नहीं है तो उसके अंदर एक कहीं ना कहीं एक डर बैठ जाता है और वो एक क्राइम की तरफ वो चीज़ बढ़ती है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है एजुकेशन। क्योंकि आप शादी भी करते हैं तो उसके बाद भी अगर ये पक्का नहीं है कि आप आगे तक लाइफ अपने साथी के साथ चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे। अगर आप तलाक के मुद्दे लगा लो, अगर छोटी छोटी बातों पे आज महीने भर बाद, साल भर बाद लोग तलाक पे आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद एक महिला कहाँ जाएगी? क्योंकि अगर वो शिक्षित है तो अपने लिए रोजगार ढूंढेगी, अपने जो बच्चे हैं उनके लिए आगे का भविष्य ठीक करेगी। अगर शिक्षित नहीं है तो वो एक तरीके से अपने फैमिली पर ही डिपेंड हो जाती है। और फैमिली ऑलरेडी, अगर हम गांव देहात की बात करें तो उनके ऊपर पहले बहुत सारी परेशानियां होती है, बहुत सारा बर्डन होता है। और ऐसे में अगर उनकी बेटी का तलाक हो जाए और वो घर में वापस आ जाए, उनके घर वाले उन पर दबाव डाले पैसों के लिए, रंगदारी के लिए, तो मुझे लगता है एक बड़ा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है शिक्षा। तो कहीं ना कहीं महिला जो है और शिक्षा जो है बहुत बड़ा मुद्दा बिहार में भी बनकर सामने आ रहा है। हम आप सभी से दो सवाल ये चलते हैं। पहला सवाल ये कि युवा जो है वो क्या चाहता है, कि अगर युवा वोट देने जाएगा तो वो कौन कौन से मुद्दे जो चाहता है कि वो पूरा। मैं सबसे पहले आपसे लेती हूँ सवाल। जी, सबसे पहले तो हम रोजगार की, तो बीजेपी सरकार में रोजगार तो चलो हाँ, रोजगार के हम लोग क्या है, युवा क्या चाहिए, नौकरी चाहिए, और क्या चाहिए हमें तो बस या बिहार पुलिस हो जाए या आर्मी हो जाए, हम लोग को तो यही चाहिए बस। दिल्ली आए हैं, दिल्ली में क्या है, 10-20 हज़ार रुपये कमाएंगे, इसी से गुजारा चलेगा, और क्या मुद्दा होना चाहिए अगर एक युवा वोट देने जाता है? मेरे ख्याल में 3 ही बड़े मुद्दे हैं, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा। क्योंकि सुरक्षित है अगर हमारे राज्य के एक व्यक्ति, युवा सुरक्षित है, वो घर से निडर होकर निकलता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला, तो उससे बड़ी अगर आप शिक्षा। बिहार में एक युवा नेता की ज़रूरत है, युवा नेता की ज़रूरत है, लेकिन इसी के साथ साथ हम ये भी नहीं कह सकते कि आप सीधा सारा जो हमारे बीच अभी इतनी बड़ी आपदा आई है उसके बाद सरकार एकदम से अगर बदलती है, वो आप किसी युवा के ऊपर आप पूरा बर्डन नहीं डाल सकते। हमें कहीं ना कहीं एक युवा के साथ एक बड़े एक्सपीरियंस की ज़रूरत है ताकि आने वाला वक्त बिहार के युवाओं के लिए मजबूत बन सके। बिल्कुल। आप भी बेटे एक उभरते हुए युवा हो, क्या चाहते हो बिहार में इस बार कौन मारेबाजी, और किसको चाहते हो, कौन सा मुद्दा होगा जो लेके जाओगे? हम तो शिक्षा के बारे में, और ये क्या बेरोजगारी के बारे में, और ये क्या बोलता है ये किसान के बारे में, ये तीन मुद्दा लेके जाएंगे और वोट डालने। और क्या है, 3 मुद्दा लेके जाओ। बिल्कुल। शिक्षा में हो गया, शिक्षा में नीतीश कुमार बोलते हैं इतना बहाली करेंगे, इतना बहाली करेंगे। अभी ये क्या बोलता है, मिडिल स्कूल हाई स्कूल में जाइएगा देखिएगा तो वहाँ पे भैंसी चराता है, अति में वहाँ पे कोई पढ़ाई उढ़ाई नहीं होता है। वहाँ पे आते हैं सर और गाड़ी लगाते हैं, अटेंडेंस बनाते हैं, वो अपना काम हुआ और चले गए। रहा किसान के बाद तो किसान लोग हैं सो प्याज बोलते हैं 150 रुपये किलो, टमाटर बोलते हैं 2 रुपये किलो। तो वो किसान लोग दिन भर मेहनत करता है और शाम को जाता है बेचने, तो उसको 2 रुपये 500-400 रुपया होता है। उससे क्या होगा, नीतीश कुमार आती क्या बोलते हैं वो कुछ आती देते हैं
तो वो नीतीश कुमार देते हैं, तो वो तो सब मुखिया वार्ड पैसा खा जाता है। तो वो क्या शौचालय वाला फंड आया हुआ था, उसमें भी बोल रहा था किसे मुखिया किसे 2000 दो। मतलब आप नीतीश कुमार को नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं चाहते हैं। वो बोलते हैं किसे वो मुखिया आता है, फंड से आता है मुखिया, और नल जल आया है तो नल जल में भी बोलता है किसे से मुखिया के चाहिए 80,000 और उप मुखिया के चाहिए 40,000 ऐसे। और ब्लॉक में है जो ब्लॉक में के आदमी से बोलता है हमें इतना चाहिए, मुखिया आता है बोलता है समझाता है, हम लोग के जनता लोग के समझाते हैं, बोलते हैं ऐसे ऐसे बात है, कोई नल जल नहीं होता तो कोई योजनाओं में काम नहीं होता। ठीक है, बच्चे ने कहा है कि नीतीश कुमार नहीं चाहिए, क्या कहेंगे आप? मेरा ये कहना है कि मैं प्राथमिकता सिर्फ 2 चीज़ों को देना चाहूँगा, एक शिक्षा और एक चिकित्सा। क्योंकि अगर हम उस वर्ग को अच्छे से शिक्षित कर पाए तो वो इस कैपेबल हो पाएगा कि वो अपने लिए वो व्यवसाय ढूंढ पाए। दूसरी बात, गवर्नमेंट को थोड़ी कुटीर उद्योग जैसे हैंडमेड चीज़ों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, जिसके थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इस हिसाब से इतने रोजगार देना किसी भी गवर्नमेंट के लिए संभव है। तो शिक्षा और चिकित्सा मेरी प्राथमिकता यही रहेगी, क्योंकि हम अगर बाढ़ प्राकृतिक आपदा का हम कुछ कर नहीं सकते, बट एक इन्हें ऐसा बनाना चाहिए कि अगर बाढ़ आती है उस दौरान उन तक लाभ जल्द से जल्द पहुँचे, और उन्हें मतलब जैसे अभी काफ़ी में इनका फसल वगैरह जो रखने की व्यवस्था है, उनको इस तरफ थोड़ी ऐसी कोई योजनाएं बनाई जाए जहाँ पे वो अपना केंद्र भंडार में या फिर ऐसा कुछ में ईजिली वो अपने सामान को, अपने अनाज को पहुँचा सकें। क्या लगता है कि अगर महिला की बात करें, सुरक्षा की बात करें, तो कौन सी पार्टी आनी चाहिए बिहार में? बिहार में मुझे तो बीजेपी लगता है, बिकॉज अभी तक जो गठबंधन है तो। हाँ, तो बिकॉज क्योंकि मुझे लगता है कि जब से बीजेपी है काफ़ी कुछ बदल चुका है, और वुमेंस के लिए तो काफ़ी कुछ एजुकेशन, अभी देखा जाए तो वुमेंस के लिए खास करके जो टॉयलेट्स का ये हुआ है, तो वो खास करके वुमेन के लिए, बिकॉज वो नहीं जा पाते हैं बाहर, क्योंकि अगर एक वुमेन गाँव में दूर दराज रहती है महिला, जैसे कि बिहार में देखा जाए तो वुमेन्स नहीं बाहर जाती है, तो उनके लिए वो ज़्यादा सेफ होगा। क्या लगता है बिहार में महिला कौन से मुद्दे को लेकर जाएगी वोट देने? वॉशरूम को लेकर, जो आजकल जो टॉयलेट वगैरह बने हैं उसको उन्होंने जो बनवाया उनके थ्रू ही जाएंगे उनको वोट देने। सुरक्षा के पर्पज से नहीं होगा, शिक्षा के पर्पज से नहीं होगा? बिल्कुल जी, शिक्षा की और सुरक्षा के मतलब, क्योंकि अगर मतलब शिक्षा नहीं रहेगी और मतलब सुरक्षा नहीं रहेगा तो इंसान कुछ भी नहीं करवाएगा फिर वो, खासकर महिलाओं के लिए। क्योंकि सर ने बोला था कि जो महिला होती हैं वो 6-7 बजे तक मतलब घर से बाहर नहीं निकल सकती। उन्होंने बिल्कुल सही मतलब सही बोला है, क्योंकि बिहार में ऐसा होता है कि जो महिला होती हैं वो 6 और 7 बजे के बाद वो घर से नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि बिहार में ना मतलब ऐसे होते रहते सीन वगैरह, उनके थ्रू वो बाहर नहीं जा सकते। तो ऐसा कुछ बनाओ जो कि वो बाहर जा सके मतलब, और आराम से मतलब खुल के रह सके। नीतीश कुमार आप चाहती हैं? नहीं, मैं नीतीश कुमार को नहीं चाहती। बिल्कुल नहीं चाहती। कौन सी पार्टी को आप चाहती हैं? मैं बीजेपी। बीजेपी जेडीयू तो गठबंधन है वहाँ पे। हाँ जी, वही नीतीश कुमार चाहती हैं, मतलब बीजेपी और जेडीयू गठबंधन है वहाँ पर। नीतीश को नहीं चाहती, बट उसके जो पार्टनर है ना उनको चाहती हूँ मैं। अच्छा, बीजेपी की चाहती है। हालांकि बीजेपी बैकफुट पे है, तो कहीं ना कहीं रोजगार की बात करें, युवाओं की बात करें और महिला सुरक्षा की बात करें, तो एक बड़ा मुद्दा निकल कर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सामने आ रहा है। ऐसे में ये देखना काफी अहम होगा कि क्योंकि चुनावी पार्टियां जब भी आती हैं तो युवाओं को लेकर आती है, रोजगार को लेकर आती है, महिला सुरक्षा की बात करके लेकर आती है, लेकिन जब वो जीतती हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो जमीनी हकीकत में देखा जाए वो गुम हो जाती है। ऐसे में देखना इस बार बहुत अहम होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किसकी पार्टी वहां पर अपना दम देखेगी, और क्या अगर वो पार्टी उन योजनाओं को लाती है, वो वादे करती है, वो वादे जमीनी स्तर पर पूरे होंगे कि नहीं। मुद्दे की बात में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।